अब ओपन करते कॉम्पोजिशन. डोंट टॉक बेटा, डोंट टॉक. किधर काम है ये? After the class, whoever wants, you all can take this. I have no problem. हाँ चुप. जेरोक्स रे सब एक एक बुक नहीं दे रही मैं. अवघड है. अपन अभी क्या रिवाइज करेंगे? हाँ इधर बेस्ट है. ये सब रेडी है, एकदम चकाचक है. तुम्हारा ये भी रेडी है सब. पे अटेंशन. डोंट टॉक. एकदम शांति से बैठो. सिट स्ट्रेट, spine cord straight, eye contact with the teacher. Nobody talks. I want complete silence. Silence in the class. Now listen. हाँ ध्यान से सुनेंगे. Composition scheme में, okay? Under the composition scheme, पहले जो goods वाली composition scheme है उसको बोलते हैं 10-1, 10-2. क्या बोलते हैं उसको? 10-1, 10-2. एंड जो सर्विसेज वाली है उसको बोलते हैं 10-2A. उसको क्या बोलते हैं? 10-2A. यू हैव टू रिमेंबर दीज सेक्शंस. आई टेल यू. सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन. हाँ सेक्शन 9(1) इज लाइक FCM. FCM में जाएगा. वो भी अभी टेबल है, वो ऊपर है. अभी आई नॉट कम टू दैट. आई कम टू दैट अ लिटिल लेटर. सो लेट्स स्टिक टू सेक्शन 10 राइट नाउ. ओके चलो. 10(1), 10(2) कॉम्पोजिशन फॉर गुड्स. 10(2A) कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज. याद करने का. यू वांटेड टू बी रजिस्टर्ड. आपकी मार्जिन, ये जो टॉप रेट मार्जिन होती है हेडलाइंस में लिख के लेने का. माई स्टूडेंट्स नो हेडलाइन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, राइट? सो वी राइट दैट इन टैक्स. सो यू हैव टू क्विकली से 10(1), 10(2) कॉम्पोजिशन फॉर गुड्स एंड 10(2A) कॉम्पोजिशन फॉर सर्विसेज. अब ध्यान से सुनने का. जैसे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव बेसिस है कि नहीं? 44AD डायरेक्ट. टॉकलेस फोकस. इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव बेसिस है 44AD 6%, 8% वाला. वही साइड अपने को कॉम्पोजिशन में भी एक स्कीम है विच इज अ कॉम्पोजिशन. GST में भी कॉम्पोजिशन स्कीम है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन ATO. ATO इज द एग्रीगेट टर्नओवर. लॉट ऑफ पॉइंट्स, फोकस एंड अंडरस्टैंड. ATO ऑफ द लास्ट ईयर का ATO देखते हैं. इस साल मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम है या नहीं, डिपेंड्स अपॉन माई ATO ऑफ द लास्ट ईयर का ATO शुड क्रॉस 1.5 CR. 75 lakhs for 8 special category states. Generally there are 11 special category states. But in composition scheme उसमें से आसाम को बाहर निकालेंगे, HP को बाहर निकालेंगे, JK को बाहर निकालेंगे. आसाम, HP, JK इसको बाहर निकालेंगे. बचे हुए जो 8 स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए टर्नओवर क्राइटेरिया 75 lakhs. बाकी के लिए टर्नओवर क्राइटेरिया 1.5 CR. लास्ट ईयर के टर्नओवर पे डिसाइड होगा इस साल का कॉम्पोजिशन स्कीम. अगर मैं ट्रेडर हूं, पहले तो मैम 10(1), 10(2) 10(1), 10(2) किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली G यहां आएगा. ध्यान से सुनना. ओनली G यहां आएगा. G प्लस सर्विसेज यू आर अलाउड टू गिव मार्जिनल सर्विसेज. ध्यान से सुनना. 10(1), 10(2) में कौन आता है? आप एक्सक्लूसिवली G कर रहे हो. G के ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, यू विल कम हियर. यू आर गिविंग G प्लस यू आर गिविंग सर्विसेज. एम आई अलाउड टू गिव सर्विसेज? यस. मार्जिनल सर्विसेज, देयर इज अ रूल देयर. 10% दे सकते हैं अपन, है कि नहीं? एंड देन आई एम इन टू रेस्टोरेंट सर्विसेज. तो इफ आई कम इन दिस कैटेगरी देन आई एम गोइंग टू कम इन 10(1) and 10(2). And beta, if I am only other than restaurant services, any services will come under 10(2)A. The funda is very clear. Only goods 10(1), goods plus marginal services 10(1), 10(2). वो इस मतलब 10(1), 10(2) एक ही है. And restaurant services. Okay ma'am. Now ATO का criteria last year 1.5 CR या 75 lakhs. 75 lakhs for special category states, 1.5 CR for normal states. If I come into composition scheme, the rate of composition scheme for the trader is 1% of taxable turnover. Yeah, 1% of taxable turnover. For a manufacturer, 1% of total turnover, and for restaurant it is 5%. When I say 5, it's a breakup of 2.5 and 2.5. 2.5 SGST, 2.5 CGST. When I say I'm a manufacturer, 1% of total turnover, 0.5% CGST, 0.5% SGST. मैम ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल का क्यों है? क्योंकि ट्रेडर को दर्द हुआ
उन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया मोदी जी को, मोदी जी ने एक्सेप्ट कर दिया। ट्रेडर सेड यार मेरा एग्जाम टर्नओवर भी है, मैं क्यों उस पर 1% पे करूँ, तो ट्रेडर को दर्द हुआ, उन्होंने जाके मांगा, उनको एक्सेप्ट हो गया। मैन्युफैक्चरर ने को प्रॉब्लम नहीं है, दे आर स्टिल पेइंग, सो नो प्रॉब्लम, यू डोंट आस्क फॉर इट, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट। सो मैन्युफैक्चरर्स टुडे आल्सो पेज 1% ऑन टोटल टर्नओवर, बट ट्रेडर विल पे ऑन 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। मैम, composition scheme में you pay tax at a lower rate, you cannot claim ITC. There are a lot of restrictions, you can't do this, you can't do that, you can't do this. सबसे ज़्यादा स्कीम जिसमें जिस दिन से ये इंट्रोड्यूस हुआ और आज तक कहीं जाके ये लास्ट ईयर सेटल हुआ है, 21 में जाके कॉम्पोजिशन स्कीम सेटल हुआ है, वरना 2017 से लेके 21 तक हर रोज़ या हर डे मंथली कुछ ना कुछ इस पर नोटिफिकेशन आते थे। यू आर लकी दैट नाउ इट इज़ ऑल सेट। ATO is now very important. What am I not supposed to do? So just hold on, be very silent. Let me first finish it. I cannot claim ITC during the year. मैं ITC नहीं ले सकती। मैं जिसको गुड्स सेल कर रही हूँ उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। मैं टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकती। आई एम गोइंग टू रेज अ बिल ऑफ सप्लाई। आपको जब मैं टैक्स इनवॉइस नहीं दूंगी तो आप भी उस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन सप्लायर इज होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द आईटीसी चेन। मैं खुद आईटीसी नहीं लूँगी, मैं तुम्हें आईटीसी लेने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकती, मैं तुमसे टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकती। देयर आर लॉट अदर रेस्ट्रिक्शंस, यू नो। वी आर सेइंग बेसिकली टर्नओवर कॉम्पोजिशन सप्लाई हम देते क्यों है? आपका कंप्लायंस कॉस्ट कम करने के लिए। मुझे इतनी सारी क्वेरीज आती है पीडीजीडी स्टूडेंट्स की कि मैम इसका फ़ायदा क्या है? प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कंप्लायंस कम करना आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जीएसटी का कंप्लायंस इज टेकिंग अ टोल ऑन बिजनेसमैन। एक महीना ख़त्म नहीं हुआ कि आपको फिर से आईटीसी का डेटा ये फाइल में देखो, वो 2B में देखो। कितना हम बिजनेस करेंगे? हम स्मॉल बिजनेसमैन है, कितने लोग रखेंगे वो 2B चेक करने को? कितना बार डेटा देंगे? कंप्लायंस कॉस्ट ड्रास्टिकली गोज डाउन, यू आर हैसल फ्री इन योर बिजनेस। आई अंडरस्टैंड दैट मैम मैं परचेज करते वक्त जो मेरे को आईटीसी टैक्स लगा के आया उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा तो इट इंक्रीजेज माई कॉस्ट। येस इट डज, बट दैट्स द way it is. It's not compulsory, it is optional. You can sit with your CA and look at the options कि यार बिना ITC लिए ऐसा किया तो क्या बेटर है। आपको लग रहा है ये बेटर नहीं है तो मत लो composition scheme. Another thing in composition scheme, you have to tell that you are under composition scheme on your bill of supply. You have to put a note in your business premises that I am going to opt for composition. Composition supplier को इस साल very important, इस साल ही इज़ नॉट अलाउड टू सेल नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के गुड्स इस साल नहीं सेल करना है। मैम लास्ट ईयर किया तो क्या? क्यों? क्योंकि एटीओ लास्ट ईयर का है। आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। इस साल आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जी करना अलाउड नहीं है। अच्छा, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मार्जिनल सर्विस देना, 10% तक सर्विस चलेगा। कितना? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द लास्ट ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सी, आई एम सेलिंग कंप्यूटर्स। विथ सेल ऑफ कंप्यूटर्स समटाइम्स सम पीपल टेल मी यार कम एंड डू रिपेयर्स। दैट्स अ प्योर सर्विस, ओनली रिपेयर। अब मैं सिर्फ सर्विस दे रही हूँ। या समबडी सेज यार प्लीज़ हेल्प अस इन इंस्टॉलेशन, सो आई चार्ज पूरा ऑफिस का लैंड सेटअप वगैरह नेटवर्किंग करके दिया तो आई रेज अ बिल फॉर सर्विसेज। तो कैन आई गिव सर्विसेज? येस यू कैन। योर सर्विसेज शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट इन द लास्ट ईयर और 5 lakhs whichever is higher. Ma'am, if any of these conditions the day your services is exceeding 5 lakhs, तो मैं क्यों मेरा ऑर्डर नहीं लूँ ना? मुझे एकदम अच्छा एक सर्विस वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो 10 लाख का होने वाला है तो आई से आई टेक इट। मैं क्यों मेरा ऑर्डर मिस आउट करूँ? देन फ्रॉम द डे यू डोंट सेटिस्फाई एनी ऑफ दिस कंडीशंस यू विल बी ऑप्टिंग आउट ऑफ composition. Then you will be shifting from non-tax paying mode to tax paying mode. So there's no problem in opting out. The day your turnover, now ma'am what happens if I am in composition scheme? इस साल मुझे composition वाला रेट अप्लाई होगा only up to a turnover of 1.5 CR. लास्ट ईयर तो मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, लास्ट ईयर तो मेरा टर्नओवर 0 है, ठीक है। इस साल आई कैन पे कॉम्पोजिशन रेट अप टू 1.5 CR, अप टू 1.5। नो मैम, बट माई टर्नओवर इज 2 करोड़, तो 1.5 करोड़ तक कॉम्पोजिशन रेट वाला पे करो, 1.5 करोड़ के ऊपर नॉर्मल रेट पे करो, आईटीसी क्लेम करो। एंड मोमेंट ये शिफ्टिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल स्कीम, इट्स अ स्पेशल केस। उस दिन का स्टॉक देखो, उस स्टॉक पे तुम नॉर्मल टैक्स पे करोगे तो उस स्टॉक का आईटीसी भी मिलेगा।
So I can anytime shift, that's not a problem. So taxpayer cannot claim ITC, he can't issue tax invoice, he cannot sell through e-commerce operator के थ्रू. खुद की वेबसाइट से आप सेल कर सकते हो, आप दूसरे अमेजोन वगैरह पे नहीं रजिस्टर कर सकते. नहीं मैम ये बहुत ही गलत कंडीशन है, डोंट अप्लाई फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. सो आई सिट एंड टॉक टू माई क्लाइंट इन द ऑफिस फर्स्ट, डू यू प्लान टू सेल थ्रू e-commerce operators? He says yes. So I say please don't go for composition scheme. Then I'll also say if you are planning to do interstate outward supply, तुमको interstate sale करने का है तो तुम composition में मत लो, लेकिन interstate purchases is allowed, interstate sale is not allowed. आपको question आएगा, अजय जी ने ऐसा ऐसा composition scheme लिया है, in this October month he plans to do interstate supply. You plan to do interstate supply in October, you will be out of composition. No problem, you can do it. You do interstate supply, you will be out of the composition scheme. You cannot issue tax invoice, you can issue bill of supply, people buying from you can't claim ITC, interstate outward supply cross, interstate inward supply allowed, you cannot sell through eco, you can provide only marginal services, that is 10% of turnover of the state in the last year or 5 lakhs, whichever is higher. If you want to apply composition scheme, apply it uniformly. ICR loves this adjustment. They'll give you, they just love this adjustment. पता है उनको दो चीज़ें कॉम्पोजिशन से बारे में बहुत पसंद है. एक ये कि आपको बोला जाएगा ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है. मुझे कॉम्पोजिशन सिर्फ ब्रांच 1 के लिए चाहिए. इज इट पॉसिबल? नो. आइदर यू मस्ट अप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम यूनिफॉर्मली अक्रॉस द पैन. योर पैन हैज ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ऑल द 3 ब्रांचेज इन कॉम्पोजिशन और ऑल द 3 आउटसाइड कॉम्पोजिशन. You cannot do supply of non-taxable goods. Okay. हाँ, यहाँ amendment आया है. You should not be a manufacturer of notified goods. So here is your statutory update. आपके जो notified goods है इसमें लिस्ट में 2-3 नाम और बढ़ गए. सुनना, अगर आप ये बहुत पहले सुन के लो concept, then I'll just add it up. सुनो. You are not a manufacturer of notified goods. Manufacturer बोला है. Can I be a trader? Yes. You cannot be a manufacturer of these notified goods. मतलब tobacco, पान मसाला, आइसक्रीम, एडिबल आइस. अब जनरली इसमें ऐड हो गए ब्रिक्स. क्या? ब्रिक्स को ऐड करने, ब्रिक्स आप ईटे. हाँ, अभी उसमें ब्रिक्स में भी दे हैव एडेड डिफरेंट टाइप्स. ब्रिक्स के अलग अलग ब्रिक्स, एक नॉर्मल ब्रिक होती है, फिर सीमेंट से बनी हुए ब्रिक्स होती है, अलग अलग ब्रिक्स है ऐड किया ऑफ रूफ टॉप और टाइल्स. मैम ये बीच में अचानक ब्रिक्स कहाँ से आ गया? क्योंकि ब्रिक्स की टैक्सेबिलिटी इन्होंने ड्रास्टिकली चेंज करी. यहाँ पे न्यू सिस्टम ऑफ इनको टैक्स रेट चेंज किए. टैक्स रेट्स कुछ ऐसे बनाए हैं अभी कि उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अभी फिट नहीं है. सो दैट इज वाई मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज एरेटेड ड्रिंक्स, एडिबल आइस, टोबैको, पान मसाला, दे आर नॉट एलिजिबल इस नोटिफाइड गुड्स में. और 2-3 नाम ब्रिक्स के अलग अलग प्रकार ये ऐड हो गया है. क्या हो गया? आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम, पान मसाला, मैंने बोला ना. ओके, आइसक्रीम, पान मसाला, एडिबल आइस, टोबैको, एरेटेड वाटर प्लस ब्रिक्स वगैरह ऐड हो गया है. नाउ पे अटेंशन एंड लिसन. यहाँ पे देयर इज एन अमेंडमेंट, मैं नाम लिखवा के देती हूँ, पहले सुन के लो. पहले स्कीम एग्जिस्टिंग खत्म करते फिर एडिशनल लेते. मैम नो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर एनआरटीपी एंड सीटीपी. एनआरटीपी इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो इंडिया के बाहर रहता है. इंडिया में ना तो उसके पास घर है ना ऑफिस है, लेकिन इंडिया कुछ दिनों के लिए सर्विस या बिजनेस करने आता है, वो बन जाता है एनआरटीपी. सीटीपी इस स्टेट से, जैसे गुजरात में मुझे एग्जीबिशन में पार्ट लेना है तो आई गो टू गुजरात. इन गुजरात आई डोंट हैव अ प्लेस of business. For Gujarat I have to register myself as a CTP. CTP NRTP के लिए registration is mandatory. CTP NRTP cannot claim composition scheme. And हो चालेल. आणि ऐक ना, हे सांगितलंस का हेमंतला? फाईल PDF फाईल मी पाठवली हेमंतला. हां. ओके, नाउ लिसन. ए RCM. हाँ, मज्जा. सुनो ना, मैं ट्रेडर हूँ. मैं कौन हूँ? ट्रेडर. मैं कॉम्पोजिशन सप्लाई के अंडर वाला ट्रेडर हूँ. मैं कौन सा ट्रेडर हूँ? कॉम्पोजिशन सप्लाई. मेरे को टैक्स रेट क्या लगता? 1%. अच्छा, मैं ना एडवोकेट के पास गई थी. एडवोकेट के पास बिजनेस रिलेटेड लीगल फीस के लिए. उसने फिर मुझे बिल दे दिया 5 लाख.
नीचे नोट लिख के दिया, ओ ऑन दिस 5 lakhs नो जीएसटी टू बी पेएबल बाय द रेसिपिएंट अंडर आरसीएम। मेरे को कुछ झेपा ही नहीं, मैंने सीए को फ़ोन किया, ये 5 लाख का बिल है और कुछ तो आया है जीएसटी नॉट आरसीएम वगैरह क्या है। तो सीए बोलता है यार इसके ऊपर तुमको जीएसटी पे करने का है। ठीक है मैं भेज देता हूँ 1%, 5 लाख का 1%। मैं तो अभी कॉम्पोजिशन में हूं ना यार, तो मैं तो 1% रेट दूंगा। The taxes that I'm liable to pay under RCM 9394 I must pay at normal rates। मुझे जो कंसेशनल रेट्स है मेरे सेल के ऊपर है। किसके ऊपर है? सेल के ऊपर। RCM tax under 9394 to be paid at normal rates, to be paid at normal rates। Is this clear to everybody? Now one ICR likes this adjustment, ब्रांच वाला। ये कॉम्पोजिशन स्कीम का स्टार परफॉर्मर है कि पैन सेम यूनिफॉर्मली अप्लाई करो। दूसरा दे लाइक दिस सर्विस वाला पार्ट, ये दूसरा स्टार परफॉर्मर है। हाँ अब एक और स्टार परफॉर्मर आएगा, 1 मिनट। अभी ये यहाँ अमेंडमेंट आ गया है तो प्लीज आप नाम ऐड कर दीजिए। योर मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट बढ़ गई है। अब इसमें और क्या ऐड हो गया है? मज्जा। लेट्स राइट डाउन ब्रिक्स। नॉर्मल ब्रिक्स को उन्होंने बिल्डिंग ब्रिक्स बोला है। मेरे को मुझे तो पता ही नहीं था ब्रिक्स के इतने प्रकार है। यू राइट डाउन बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स मतलब सीमेंट। ऐश, फ्लाई ऐश शुड बी सीमेंट। Bricks of fossil meals and earthen or roofing tiles, or roofing tiles। ए तुमको 1 मिनट स्टैट्यूटरी अपडेट से खोल के दिखाओ क्या? क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, इमेजेस भी है उधर, इसके लिए, उसके लिए नहीं बोल रही मैं तुमको इमेजेस दिखाने के लिए बोल रही रे बाबा। ये देखो, आई एम शोइंग you this because images are there, that is why। फ्लाई ऐश ब्रिक्स मतलब वो सीमेंट के ब्रिक्स के जैसे। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और बिल्डिंग ब्रिक्स इज अ नॉर्मल रेड कलर ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स। और इमेज देखने के बाद थोड़ा सा फिर यू रिमेम्बर ना। हाँ दिस अभी पिक्चर देख के हो गया क्या? अरे ये HSN कोड है, ये नंबर क्या रहते हैं? HSN कोड। Pay attention. Time up. Stop talking. Stop talking. Shh. Don't talk. Hey. Done है क्या? हाँ। These manufacturer of these goods will not be eligible for composition। एकदम अब मैं जो अगला तुम लोग ना बात कम करो। डोंट टॉक, पे अटेंशन। मेरे अगले सेंटेंस को ध्यान से सुनना। इसी एक अमेंडमेंट का इम्पैक्ट रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी आता है, ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन में जनरली द लिमिट इज 40 lakhs, 20 lakhs, sometimes 10 lakhs। This is how we remember, no? Registration limit is 40 lakhs, 20 lakhs, sometimes 10 lakhs। Now pay attention. Yeah, we have that Tina Mami and all that. Pay attention. Hey, shh, pay attention. पे अटेंशन बेटा। ये जो एनहांस लिमिट होता है ना गुड्स के लिए, पहले लिमिट 20 थी, फिर इंक्रीज कर दी 40 पे। एनहांस लिमिट ऑफ सी पहले से ना गुड्स और सर्विसेज एक ही लेवल पे थे 20 lakhs की। फिर मीटिंग हुई, स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं ना थोड़ा सा लिमिट बढ़ाना चाहिए, लेकिन दिस लिमिट वाज अलाउड टू बी इंक्रीज ओनली फॉर जी
सिर्फ गुड्स ने जंप मारा, फिर जंप मारते वक्त सारे स्टेट्स ने नहीं मारा, सम स्टेट्स ओनली अग्रीड फॉर अ हायर लिमिट. इन दैट गवर्नमेंट सेड ओके यू डिसाइड. गवर्नमेंट सेड पहले गुड्स और सर्विसेज दोनों क्या लेवल पे हुआ करते थे 20. फिर गवर्नमेंट सारी स्टेट्स की मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की वगैरह, देन डिसाइड हुआ कि गुड्स के लिए थोड़ा सा लिमिट बढ़ा देंगे 40 कर देंगे. लेकिन कुछ स्टेट्स ने जंप किया, कुछ स्टेट्स ने जंप नहीं किया. ओके फिर हमने बोला यार ये एडिशनल 40 lakhs की लिमिट विल नॉट अप्लाई फॉर नोटिफाइड गुड्स. उस नोटिफाइड गुड्स में भी ये ऐड हो गए ना, क्योंकि नोटिफाइड गुड्स की डेफिनेशन ही चेंज हो गई. तो जैसे पान मसाला टोबैको के लिए 40 लाख की लिमिट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, बीसीए अगेन ये सर्विस है ये गुड्स है, दोनों के लिए लिमिट पहले जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था 20 lakhs थी. आप बोलोगे ये क्या है कभी 40, इसका रीजन ये यू शुड नो द हिस्ट्री देन यू रिमेंबर इट बेटर. द लिमिट वाज ऑलवेज 20 lakhs फॉर बोथ. मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ नहीं यार गुड्स के लिए थोड़ा सा लिमिट बढ़ाते, तो चलो बढ़ाते हैं. तो कितना करेंगे 40 करेंगे. कुछ स्टेट्स ने बोला हम जंप करेंगे, कुछ स्टेट्स ने बोला हम जंप नहीं करेंगे. तो सर्विसेज के लिए लिमिट हमेशा 20 है आज भी, लेकिन गुड्स के लिए समटाइम्स 40 समटाइम्स 20. 10 का तो अलग ही फंड है वो अलग. हाँ अब जब वो 40 का लिमिट हमने क्लियरली बोल दिया सुनना जो नोटिफाइड गुड्स हैं उनको 40 का लिमिट हम नहीं देंगे. उस नोटिफाइड गुड्स में पहले से आइसक्रीम एडिबल आइस टोबैको पान मसाला था कि नहीं, एरेटेड वाटर, अब उसमें ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया. तो इस एक चेंज के दो इम्प्लीकेशंस है, एक कॉम्पोजिशन स्कीम में और एक रजिस्ट्रेशन में. इज दैट ओके बेटा? यस. कमिंग बैक टू कॉम्पोजिशन. सो दिस वॉज कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर 10 1 and 10 2. Is that clear to everybody? Yes. Now let me see composition scheme for and of course ATO का part and all I'll discuss 1 or 2 issues relating to that. कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 10(2) है. ये बहुत देर से आया, 2019 के बाद आया. जीएसटी का तो एक्ट 2017 में आया, लेकिन सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम 1 अप्रैल 2019 से आई, मतलब लगभग 2 साल के बाद आ गया. लास्ट ईयर का एटीओ होना चाहिए 50 lakhs. यहाँ पे एक सबके लिए सेम है, मतलब स्पेशल कैटेगरी नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसा कुछ नहीं. फॉर एवरीबडी द एटीओ क्राइटेरिया इज 50 lakhs. Now, what is the rate of GST? 6%, 3% CGST, 3% SGST. Now, ma'am, what is very important? Same thing like I told you about. Remember, if my last year का ATO, सुनना, last year का ATO is 45 lakhs. Okay? Current year में क्या मुझे composition scheme मिलेगा? Yes. Services वाली बात हो रही है. Yes, मिलेगा मैम. करंट ईयर में मेरा टर्नओवर हो गया है 60 lakhs. तो क्या, तो मैम अप टू 50 lakhs पे एज पर कॉम्पोजिशन 6% एंड ऑन 10 lakhs पे एट नॉर्मल रेट्स एंड क्लेम ITC. इज दैट ओके? सेम इज अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम. वहाँ पे 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा, लेकिन कितने टर्नओवर तक मिलेगा? 1.5 करोड़. तुमने 1.5 क्रॉस कर दिया तो नॉर्मल, 1.5 क्रॉस कर दिया तो नॉर्मल, 1.5 क्रॉस कर दिया तो नॉर्मल बेटा. इज दैट ओके? यस मैम. लगभग दिस इज सेम. नो ITC, नो टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई रेज करने का, कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, person buying from composition supplier cannot claim ITC, no interstate supply, no interstate sale या no export. सेम interstate में export भी आता है. नो सेल थ्रू इको, इंटरस्टेट परचेज इज अलाउड. येस मैम. RCM वाला जो टैक्स है वो नॉर्मल रेट पे लगेगा. करंट ईयर मेरा टर्नओवर 80 lakhs है, तो 50 lakhs तक कॉम्पोजिशन एंड अबाव 50 30 lakhs पे नॉर्मल रेट प्लस ITC. यू कैनॉट बी सप्लायर ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज. आज तक कोई भी सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है. नोटिफाइड गुड्स इनिशियली कुछ थोड़े ही थे, अब उसमें और ऐड हो गए. Non-taxable supply is not allowed. Is that okay? Yes. Now, what is very important over here in this case, सुनना ना, is the definition of ATO. Is the definition of ATO. हाँ, ज़्यादा ये नहीं है, और अपन इधर रामबन में देख लेते एक बार, हो गई. चार्ज ऑफ GST कॉम्पोजिशन में पार्ट B. हाँ, ओके.
तुम्हारा सब एक जगह पे लिखा हुआ है ना, तुम लोग सब रामबन इसमें लिखते गए ब्रेन मैपिंग में। हाँ ये देखो, पे अटेंशन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नाउ व्हाट इज एटीओ? हाँ, ICAR लाइक्स टू गिव दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कंप्यूट एटीओ एज ए MCQ क्वेश्चन। दे विल गिव यू इतना सेल हुआ, इतना एग्जाम सेल है, इतना टैक्सेबल सेल, और तुमको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? कंप्यूट एटीओ। दैट कैन कम एज अ MCQ क्वेश्चन। नाउ पे अटेंशन, ध्यान से सुनने का। मैम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एटीओ कौन से ईयर का देखते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एटीओ इज चेक फॉर द लास्ट ईयर। मैम एटीओ में क्या क्या आता है? एटीओ इज पैन बेस्ड, एक्सीडेंट स्पॉट्स चल रहे, ध्यान से सुनना, ए डोंट टॉक। एटीओ इज पैन बेस्ड, एटीओ इज पैन बेस्ड, ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर देखने का, ब्रांच 1 ब्रांच 2, ICAR लाइक्स टू गिव दिस ऑल्सो। 3 ब्रांचेस है बेटा, तीनों का टोटल लेके चेक करना पड़ेगा इस साल कॉम्पोजिशन है या नहीं है। मैम ये एटीओ लेते वक्त क्या क्या ऐड करते हैं? टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट में 3 आते, एग्जम्प्ट में कितने आते? 3। हाँ, नील रेटेड, होली एग्जम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल। नील रेटेड का मतलब होता है जैगरी, जिस पे टैक्स का रेट नील है। होली एग्जम्प्ट माने एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, हेल्थ केयर इज होली एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्जम्प्ट, एंड नाउ नॉन टैक्सेबल मतलब लिकर एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैम लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, आपने अभी हमको बोला 2 मिनट पहले बोला कि आप टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का कर ही नहीं सकते, तो आप एटीओ में काउंट क्यों कर रहे हो? एक्ट जब प्रोविजन बना रहे हैं ना, दे मेड इट विथ सम रीजन। यू आर काउंटिंग एटीओ ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर यू आर डिसाइडिंग। मेरा एटीओ लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर कैन आई डू सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल सर्विसेज? यस, देन इन द करंट ईयर आई कैन क्लेम composition. But if in the current year you start selling non-taxable supply of goods, then you will be outside composition scheme. तो ये जो मिसकंसेप्शन होता है लोगों का, नहीं आप नॉन टैक्सेबल सेल ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिकली ऑफिस में मेरे क्लाइंट्स का करती हूँ, वेयर लास्ट ईयर इफ दे हैव सोल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स लाइक अ पेट्रोल पंप आई हैव, दे कैन वेरी मच सेल लास्ट ईयर बट दे शट डाउन दैट बिजनेस, सेम पैन पे ही इज डूइंग अनदर बिजनेस, देन इन द करंट ईयर कैन ही क्लेम कॉम्पोजिशन? यस, एटीओ ये लास्ट ईयर का काउंट हो रहा है। एटीओ में आएगा टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट। सेम सवाल इंटरस्टेट, मैं अभी से आपने बोला इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई इस साल करना अलाउड नहीं है। कैन आई डू इंटरस्टेट सप्लाई इन द लास्ट ईयर? यस, आई कैन डू इंटरस्टेट सप्लाई इन द लास्ट ईयर. You have to solve one question, or like I have an example in my notes where we have calculated ATO. So you have to do it because ATO is again a favorite thing. Composition ये सब एग्जाम में इसका वेटेज काफ़ी हाई होता है. नाउ इंटरस्टेट सप्लाई में मैम और क्या आ सकता है? इंटरस्टेट सप्लाई में और क्या आ सकता है? इंटरस्टेट सप्लाई में यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर. आई एम गोइंग टू कम टू दैट. सप्लाई के कॉन्सेप्ट में आपको पता है स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. सो इंटरस्टेट सप्लाई में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का सप्लाई भी काउंट किया जाएगा. तो आप अगले साल लास्ट ईयर कर लेना, बट इस साल मेरी 2 ब्रांचेज है अलग स्टेट में, अलग नंबर होंगे. अलग स्टेट में तो अलग नंबर कंपलसरी, अलग नंबर तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कुछ भी स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया तो तुम कॉम्पोजिशन के बाहर. लास्ट ईयर कर लो बाबा जो करने का, इस साल नहीं करने का. इको के थ्रू नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं, इंटरस्टेट परचेस कर सकते, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते. मार्जिनल सर्विसेज देने का 10% देने का. एक ब्रांच कॉम्पोजिशन के बाहर आ गई तो बाकी के तुम बाहर आ जाते हो ऑटोमेटिकली. यू हैव टू यूनिफॉर्मली अप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम everywhere. Okay, now while counting ATO, other taxes are included. I think there was a question in the module where there is export or something. Customs duty था एक, कहीं एक एग्जाम क्वेश्चन है. कस्टम्स ड्यूटी को ऐड किया ATO में, लेकिन GST को ऐड नहीं किया. कस्टम्स ड्यूटी, कुछ गुड्स रहेंगे, एक्सपोर्ट हुआ रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या लगता? कस्टम ड्यूटी. अपन ATO निकाल रहे हैं तो सेल्स पे जो बाकी के टैक्सेस होंगे वो ऐड करना है.
बाकी के टैक्सेस को ऐड करना है, लेकिन अपने को जीएसटी को ऐड नहीं करना। जो टर्नओवर काउंट करना है वो जीएसटी को छोड़ के टर्नओवर काउंट करना है। बट अगर आपने एक्सपोर्ट किया, कभी कभी एक्सपोर्ट पे कस्टम्स लगता कि नहीं बेटा, तो कस्टम्स ऐड करने का। सो अदर टैक्सेस ऐड करो, जीएसटी को ऐड मत करो। जीएसटी taxes are excluded, other taxes are included. Inward supply on which you are paying, inward supply on which you are paying taxes under RCM is inward supply. ATO is sale. परचेज को इनवर्ड सप्लाई, परचेज को सेल में कैसे ऐड करेंगे? नहीं करते बेटा, क्योंकि उस पर टैक्स पे करो तो मैम ऐड कर देते बेटा, वो परचेज का नेचर परचेज ही है। इट इज अ इनवर्ड सप्लाई, आई कांट ऐड इट इन माई सेल। एटीओ इज सेल, झेपता है ना तुमको? ATO is calculated pan basis for whole of India. This is again ICI's favorite condition. मोटा भाई लास्ट ईयर दिल्ली का ब्रांच का टर्नओवर 50 लाख, मुंबई का टर्नओवर 90 लाख, टोटल ATO 1.4 CR. Is it less than 1.5? Yes. Then in current year I can claim composition. Correct. But another example, राधे का टर्नओवर एक ब्रांच का 60, दूसरे ब्रांच का 100 लैक्स, टोटल इज 160 लैक्स। राधे इज नॉट एलिजिबल। एटीओ टोटल देखा जाता है, राधे को इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। इस साल में नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बेचने का। इंटरस्टेट सप्लाई किया तो कॉम्पोजिशन के बाहर, टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो कॉम्पोजिशन के बाहर, स्टार्ट पेइंग टैक्स एट नॉर्मल रेट, स्टार्ट पेइंग क्लेमिंग आईटीसी। समझ में आता है? सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्जम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्जम्प्ट। क्या होता है ना, बहुत बार ना इस कॉम्पोजिशन स्कीम को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे थे, बहुत बार हम कॉम्पोजिशन स्कीम को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे थे कि देखो मैंने ना आई एम ट्रेडर, आई एम ट्रेडिंग, बट मेरे पास सरप्लस पैसे आ जाते तो मैं साइड बाय साइड मनी लेंडिंग का बिजनेस भी कर देता हूँ। मेरे पास 50 लाख या 20 लाख एक्स्ट्रा है तो मैंने वो रेंट पे दे दिए तो मुझे इंटरेस्ट मिलने चालू हो गया। इंटरेस्ट इज अ सर्विस, somebody else is using my money and giving me interest. इंटरेस्ट मिलना एक सर्विस है, हाँ, बट ये एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ एग्जाम। बैंक अपने को एफडी पे इंटरेस्ट देती है, हम जीएसटी नहीं पे करते। अपन बैंक को उनके लोन पे इंटरेस्ट देते तो उस पर जीएसटी नहीं होता। इट्स अ एग्जाम सर्विस, बट इट इज अ सर्विस। सो गवर्नमेंट सेज डोंट वरी, ये जो इंटरेस्ट वाली सर्विस है इसको एटीओ में काउंट इच नको करो, इसको वो 10% लिमिट में भी काउंट मत करो, वो मार्जिनल सर्विस वाली लिमिट। बहुत लोग ना इस इंटरेस्ट की वजह से स्कीम के अंदर जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ यार, मुझे इंटरेस्ट से 7-8 लाख मिल रहे हैं, मेरा टर्नओवर बहुत कम है बाकी का, तो उस इंटरेस्ट की कमाई की वजह से उनको कॉम्पोजिशन में एंट्री नहीं मिल रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं, एक काम करो, ये जो इंटरेस्ट है ना इसको एटीओ में भी काउंट मत करो और इसको 10% के लिमिट में भी काउंट मत करो। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक रेडीमेड यहाँ पे एग्जाम्पल है, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 मिनट्स। हाँ देखो, ये देखो, जस्ट ऑब्जर्व इट, आई विल एक्सप्लेन, आई जस्ट हैव वाटर, जस्ट ऑब्जर्व इट। Ma'am, last year also composition scheme was there. Then obviously you will not have interstate supply last year, beta. Obviously, no. If you have already been in composition, so no interstate supply last year, no problem. सुनना मैम, अगर गवर्नमेंट ये प्रोविजन नहीं बनाती 1.3 करोड़ और 50 लाख, टोटल मेरा टर्नओवर हो जाता 1.8 CR यार, देन आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन, दिस वाज द प्रॉब्लम। सो गवर्नमेंट सेड डोंट वरी, डू नॉट कंसिडर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस व्हाइल कैलकुलेटिंग द एटीओ। सो गवर्नमेंट सेड इसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ के अब तेरा एटीओ कितना है 1.3, चल तू एलिजिबल है कॉम्पोजिशन के लिए, you are eligible for composition. Is that okay now? Okay, let's do some questions. You know advantages, disadvantages and all that stuff. Let's read some questions on composition scheme.
Did you understand composition scheme? Question 7. Question 7, 8. Question 7, 8, 9. उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं है. चलो, don't talk. Sultan and Sons, a partnership firm in Nagpur, is a wholesaler of taxable product P and product Q exempt by a notification. Its aggregate turnover in the preceding FY is 130 lakhs. लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना? 130 lakhs. मतलब 1.5 करोड़ के अंदर है क्या? हाँ. The firm wishes to opt for composition scheme under section 10(1) and 10(2). However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for the scheme. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. Person supplying non-taxable goods is not eligible. Can I supply exempt goods? Yes, but I cannot supply non-taxable. Non-taxable का list बहुत कम है. Liquor and 5 petroleum products. Non-taxable में क्या आता है? Liquor and 5 petroleum products. So is that funda clear? Yes. A person availing composition scheme in Haryana during a financial year crosses a turnover of 1.5 crore in December. Will he be allowed to pay composition scheme for the remainder year? No. After 31st December, he will now have to pay tax at normal rates. He can claim ITC. Is that okay? Determine whether supplier in following cases are eligible for composition levy. Mohan is engaged in trading of pan masala in Rajasthan and is registered in the same state. Will he be eligible? Yes. He cannot be a manufacturer, but can he be a trader of notified goods? Yes. He cannot be a manufacturer. Is that okay? Pakka? Second, Sugam Manufacturers has registered offices in Punjab and Haryana. उनका registered office किधर है? Punjab and Haryana. They supply goods in the neighboring states. They supply. That means they are doing interstate supply. Will they be eligible for composition? No, they will not be. 10th. Subramaniam Enterprise has 2 registered business places in Delhi. Its aggregate turnover for who is talking in between and how much? Just stop it. Don't please. Subramaniam Enterprises has 2 registered business places in Delhi. Its aggregate turnover for the preceding year for both the business verticals was 120. दोनों का मिला के aggregate turnover कितना हो गया? 120 lakhs. It wishes to pay tax under composition levy for one of the business vertical and the other under normal. No. You are what can you do? You have to apply composition scheme uniformly across the pan. You can't say एक के लिए चलेगा और एक के लिए नहीं चलेगा. Mr. Ajay has a registered repair center. He has a registered repair center where electronic goods are repaired and serviced. His repair center is located in state of Rajasthan. इट्स ए रिपेयर सर्विस. हाँ, ओनली सर्विस सेंटर देख रहा है अभी तक के क्वेश्चन में, तो ये 10(2)A में जा रहा है. ओनली जी होगा तो 10(1), 10(2). जी प्लस थोड़ी सर्विसेज मार्जिनल 10% अलाउड 10(1), 10(2). रेस्टोरेंट सर्विसेज 10(1), 10(2). ओनली सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट 10(2)A. कीप दैट इन माइंड. 10(2)A का रेट अलग, उसका लिमिट अलग. Mr. Ajay, he has a registered repair center. His repair center is located in the state of Rajasthan. He is not engaged in making any interstate supply of services. Interstate supply of service नहीं कर रहा है. His aggregate turnover for the preceding FY is 45 lakhs. Can he claim? Now listen. With reference to above, examine whether he can opt for composition scheme in 10(1), 10(2). No. Yes, or whether he is eligible for a scheme under section 10(2)A. He is eligible for the scheme under section 10(2)A. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया. 10(1) में ओनली जी प्लस मार्जिनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज. 10(2)A में ओनली सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट. So can he claim under 10(2)A? Yes.
considering the option of payment of tax available to Mr. Ajay, compute the amount of tax payable by him assuming that his aggregate turnover in the current year is 35 lakhs. तो यार 35 lakhs पे वो कितना पे करेगा? 6%, 3% CGST, 3% SGST. Okay. Will your answer be different? Will your answer be different if Mr. Ajay procure कर रहा है few items required for repair services from neighboring states? Can I? हाँ, answer will not differ. He will still continue to be in composition scheme because you can do interstate purchase but interstate sale not allowed. बरोबर? Let's see, is this also? हाँ. Messrs United Electronics a registered dealer. Shh, don't talk. Messrs United Electronics a registered dealer supplying all types of electronic appliances. मतलब वो G supply कर रहा है. Appliances. वो क्या supply कर रहा है? G. In the state of Karnataka, their aggregate turnover in the preceding financial year was 120 lakhs. मतलब 1.5 करोड़ के limit के अंदर है. The firm also expects to provide repair and maintenance service. उनको repair services भी देना है. रुको. Can it opt for composition scheme? Yes, it can provide marginal services which should not exceed 10% of turnover of the turnover in the state in the last year or 5 lakhs, whichever is higher. If yes, up to what amount? So we said कि 10% of turnover in the state or 5 lakhs, whichever is higher. Up to 12 lakhs वो service दे सकता है. इससे ज़्यादा जिस दिन services exceed हो गई, he will be outside composition scheme. Did you gain confidence here? Yes. Of course, ठीक है. अब अपन करेंगे RCM. गुनगुन का एक सवाल है. My throat is going. Okay, listen. मैम अगर गुड्स ब्रांच को आउटसाइड स्टेट दिए, दूसरी ब्रांच है जो आउटसाइड स्टेट है, वो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा. कॉम्पोजिशन के तुम बाहर आ जाओगे. यस तो जाने दो ना, जिस दिन तुम्हारा इंटरस्टेट हो गया है तो तुम कॉम्पोजिशन के बाहर आ जाओगे. खत्म. मैम मन नहीं मान. मैम मुझे ना 59 मार्क्स मिले, 1 मार्क कम है, एग्जाम्शन दे दो ना ICAI को, बोल दे मिलेगा. अ डेडलाइन इज अ डेडलाइन. मैम आई गॉट 199 इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स. आई कांट डू एनीथिंग. अंडरस्टूड? अ डेडलाइन इज ऑलवेज अ डेडलाइन. वॉट एवर अ प्रोविजन इज मेड, यू कांट से थोड़ा सा कम है दे दो. 1 मिनट. हाँ, तुमको पता है कॉम्पोजिशन सप्लायर को हम पहले से बताते, तुम स्कीम ले रहे हैं, बेनिफिट है, इस पे इंटरस्टेट सेल नहीं करने का है. CA हैज टू एजुकेट द क्लाइंट. यू डू इंटरस्टेट सेल, यू आर आउटसाइड द स्कीम. ठीक है? यू डोंट लाइक इट, डोंट ऑप्ट इट. तुमने अमेंडमेंट नोट कर लिया? क्या है? नोटिफाइड गुड्स. मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम. एंड वो कौन है? तुमने वो ऐड कर दिए ना नाम. Here. Pay attention. This is charge of GST. मैम अजय वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो. यार मैं टर्न नहीं करूंगी अभी. ये मुझे अजय वाला क्या था क्वेश्चन दिखा दो. 45 lakhs वाला. बेटा 1 मिनट. हाँ दे देना, किसी की डाउट है तो उसका सॉल्व कर देते हैं. अजय वाला. बेटा आशुतोष नहीं, आशुतोष नहीं, नीरज तेरे को क्या डाउट है पूछना. हाँ अच्छा क्वेश्चन देख के समझा. सुन सुन आशु, किसका डाउट है? सुन ना. लास्ट ईयर योर टर्नओवर इज लेस देन 50 lakhs. Last year your turnover is less than 50 lakhs. This year I can claim composition.
I am solving a query. Then this year my turnover in the question is given as 35 lakhs. So 35 lakhs का 6% तेरे को टैक्स देना पड़ेगा. Then it is asking, can I do interstate procurement? Procurement मतलब purchases. Can I do so? Yes. I will still be in composition scheme. Is that understood now? It's a pure service center, so it will come under section 10(2)(a). You're just a repair service center, only services, so it comes under 10(2)(a). Restaurant services come under 10(1) and 10(2). Okay, done? ठीक है, ठीक, thank you. Come to this section 9. ध्यान से, section 9 is the, pay attention, section 9 is the charging section. It's a tax on intrastate supply because we are studying CGST Act. So section 9 जो CGST लगता है, it's on intrastate supply. Government says who can collect and pay the taxes to the government. Who can collect it and pay it to the government? It is only a taxable person. Only a taxable person can, a registered person. Who is a taxable person? Taxable person means a person who is registered. So I am a taxable person. I can collect and pay taxes to the government. Generally this responsibility is under forward charge under section 9(1). So please understand, section 9(1) says levy on intrastate supply. It is to be collected and paid by a taxable person. Generally the supplier is under FCM. 9(2) says that 5 petroleum products, there will be no GST. They will be excluded from GST. 9(3) and 9(4) talk about RCM. 9(3) is very important. 9(3) has notified goods and notified services. Notified goods is not there in our syllabus in inter. Notified services, we have 16 notified services. We have 16 notified services. नहीं ना, एक सेकेंड, बीबी शिवांगी मैम, वो सुब्रमण्यम वाले क्वेश्चन में 2 रजिस्टर्ड बिजनेसेस है, तो अलग अलग ऐसे नहीं है ना. तो अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो चलेगा ना. आई कैन हैव अ ब्रांच इन पूना एंड आई कैन हैव अ ब्रांच इन दिल्ली, but if I don't do any transaction, it is okay. If I do any stock transfer, then it is interstate supply. I can have 2 branches in different states, and both the states and both the branches I can opt for composition. Okay? Now there are notified services. बेटा सुन के लेना. How many notified services are there? 16. We have 16 notified services. 16 notified services अभी हम पढ़ के लेंगे तो हमें समझ में आएगा. ये RCM पे जनरली क्वेश्चन ICAI पूछती है. आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज ऑफ GST है. इस चैप्टर में ये इतना सा सेक्शन 9 है. द वे इट इज गिवन इन मॉड्यूल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई लाइक टू सिंप्लीफाई एंड मेक इट ईजी एंड गिव इट टू यू इन द नोट्स. इफ आई सेम मॉड्यूल इतने पेजेस का मैं भी वैसे ही दूंगी तो क्या है फिर, है ना. सो आई लाइक टू सिंप्लीफाई इट. सिंपल चार्ज ऑफ GST इज दिस सेक्शन 9. देन यू हैव RCM एंड देन कॉम्पोजिशन. सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन हमारा हो चुका है. नाउ मैम 9(5) इज वेरी इजी, ये तो इमीडिएटली फिनिश करते. दिस इज ऑल्सो RCM. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज RCM. इन दिस RCM, इको माने ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे GST. इट इज लायबल टू पे GST इन 3 notified services. Eco is liable to pay GST in 3 notified services. One, where there is transportation of passenger. Yeah, transportation of passengers, that is Ola and Uber. But Eco, don't talk re baba. There is hotel accommodation. Hotel accommodation में Eco is liable to pay if the real supplier is unregistered. इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. There is a e-commerce operator, okay, so Make My Trip MMT, and there is a hotel, and there is a customer, and there is a customer. Now hotel becomes the real supplier and Eco is called as the deemed supplier. Now recipient is the customer. Pay attention. In 9(5) Eco वाली सर्विसेज में ये Eco डीम सप्लायर माना जाएगा, बट Eco डीम सप्लायर सिर्फ 3 नोटिफाइड सर्विसेज में माना जाएगा. जैसे कि ये होटल, पहले तो ओला उबर के केस में हमेशा Eco ही डीम सप्लायर होगा, लेकिन होटल वाली सर्विसेज में Eco डीम सप्लायर तभी होगा जब ये जो होटल है ये अनरजिस्टर्ड है. अगर ये होटल ताज होटल है और ये रजिस्टर्ड है
तो फिर इको सर्विस जीएसटी नहीं पे करेगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। आरसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है, आरसीएम होने के लिए आई नीड टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस। इफ यू सेटिस्फाई सम कंडीशंस इन आरसीएम देन आरसीएम, बट इफ यू डोंट सेटिस्फाई दोज कंडीशंस यू विल कम अंडर एफसीएम, देन यू विल कम अंडर एफसीएम। सो जैसे अगर ये होटल ताज होटल है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो होटल विल पे जीएसटी, बट वो जो होटल है ये कोई ऐसा छोटा होटल है जो रजिस्टर्ड नहीं है, देन इट विल नॉट पे जीएसटी, बट द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 95. 95 is also called as RCM, where we have reversed it and we have a deemed supplier over there. Same is the case with Urban Clap. The third service is housekeeping services. Housekeeping services like Urban Clap, if the carpenter who's giving you these services is unregistered, then eco will pay, but if the carpenter is registered then that carpenter will pay GST. So eco के cases में 3 है, पहला है transportation of passengers, Ola Uber example, hotel accommodation, and third housekeeping under Urban Clap, but only if it is unregistered, and hotel also only if it is unregistered. Yes. Okay, thank you, Sachin. Now understand. 9.1 is over. 9.3, did you understand? Notified goods and services are liable for GST, and इसमें 16 notified services है where you have to pay GST under RCM. RCM में 16 services notified है. 9.5 में 3 services where eco is liable to pay GST. Did you finish this? Yes. Now coming to this, yes, eco की सर्विसेज बहुत फिर से हमने उसका भी टेबल बनाया था, ये कारपेंटर रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, होटल रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, राइट? सो eco is okay बेटा? Okay. 1 second, I'll just have water and then we'll continue. Now, okay, are you ready for RCM? ध्यान से. Now, बेटा इन RCM सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सर्विस है? ये सबसे पहला है सर्विस ऑफ GTA. Now listen. Pay attention and listen. Now, as far as the GTA services are concerned, in GTA services, this is goods transport agency. Generally, when I transport goods by road, it is a exempt service. The only difference here is that the only difference here is that the GTA issues a consignment note. Please understand. If you are transporting goods, then just by road it is a exempt service. But I am a GTA, then it becomes a taxable service, and if it is taxable, of course in some cases you may get covered under RCM. Ma'am, what is that so much issue about the consignment note? It's just a consignment note. No, it's not just about a consignment note. A consignment note also takes the risk of the goods. So GTA को हम जनरली देते हैं, उसको कंसाइनमेंट नोट देते हैं. इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द गुड्स एंड ऑल्सो ये जो रिस्क फैक्टर्स वगैरह होते हैं इसकी वजह से कंसाइनमेंट नोट गेट्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. सो प्लीज अंडरस्टैंड GTA इज अ पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड एंड ही विल गिव यू अ लॉरी रिसीट और इट इज कॉल्ड एज अ कंसाइनमेंट नोट. सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्लस अ लॉरी रिसीट मेक्स यू अ GTA सर्विसेज. दीज GTA सर्विसेज आर टैक्सेबल. To understand further part about GTA services, first you must know what are the existing tax rates in GTA. You must know what are the existing tax rates in GTA.
जीटीए के जो टैक्स रेट्स होते हैं, ये दो प्रकार के टैक्स रेट्स होते हैं, एक होता है 12% और एक होता है 5%. Now you shouldn't get confused. Here ICI has a way of writing it. Instead of 5%, na, they'll say GST pays, the GTA pays CGST at 2.5. Then you get confused. No, they're paying CGST at 2.5 means SGST 2.5 means total is 5. And here it is 12. So they will not tell you straight it is paying 12. They will say they pay CGST at 6. So they are paying CGST at 6 means SGST also 6. Matlab the total rate is 12. So GTA have two tax rates, either 12% or 5%. So GTA has how many tax rates? Two. Either 12% or 5% is without ITC, 12% is with ITC. If you are coming in the category of 12%, आपको RCM वाला option available होता ही नहीं, you are always under FCM. If you are a GTA who is paying tax at 12%, you are always coming under FCM. You are never coming under RCM. Yes, and here I said there can be RCM. Why do I always use the word can? RCM ये मैंडेटरी नहीं होता है, RCM की बहुत सारी कंडीशंस है. अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी RCM आएगा. अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो मैम क्या आएगा? तो बन जाएगा FCM. तो फटाफट GTA में मेन डिफरेंस, GTA और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में फ़र्क क्या है? मैम GTA गिव्स अ कंसाइनमेंट नोट. GTA gives a consignment note. GTA, if it is paying tax at 12%, the GST will always come under FCM. If it is in 5%, it can come under FCM or it can come under RCM. मैम कभी भी RCM में एक रेसिपिएंट होना ज़रूरी है. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो RCM की 16 सर्विसेज है उधर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने. एक, सप्लायर कौन है, दूसरा नेचर ऑफ सर्विस क्या है और रेसिपिएंट कौन है. आप 3 चीज़ें याद रखो, सप्लायर, रेसिपिएंट एंड नेचर. तो सप्लायर, रेसिपिएंट, नेचर ऑफ सर्विसेज याद रखो. जो कंडीशंस दी गई वो हो गई फुलफिल तो RCM, वो नहीं हुई तो FCM. जितना भी इस RCM को आप पहले पढ़ के जाओ, आपको एग्जाम के एक दिन पहले एक 15 या 20 मिनट वो 16 सर्विसेज पढ़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट रिमेंबर. कभी कभी बॉडी कॉर्पोरेट है, कभी रेसिपिएंट सिर्फ फर्म होना चाहिए, कभी LLP, नो देयर आर दीज वियर्ड कॉम्बिनेशंस ओवर देयर. सो आज हम जितना भी पढ़ लेंगे फिर भी देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे RCM वाली 16 सर्विसेज या इनकम टैक्स वाला मैट AMT कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स वाला AMT कॉन्सेप्ट 115 बैक, इट हैज़ फ्यू थिंग्स कि ये लेना है, कौन से सैक्रिफाइसेस करने. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप एग्जाम के पहले आपको हाफ एन आवर डेडिकेट करना ही पड़ेगा. दिस टाइम फॉर टैक्स पेपर यू हैव 2 days holidays, so you are getting quite a lot of time luckily. So because the syllabus is vast, you have enough time to do all of that. You have, no, I think 2 days this time. What day is your tax paper? No November. संडे की छुट्टी है क्या? गुरु नानक जयंती की. अच्छा चलो. ओके चलो, पे अटेंशन. ध्यान से. नाउ मैम, ये GTA की सर्विस में ये याद रखना है कि रेसिपिएंट कौन होता है. इट्स नॉट अ नॉर्मल सर्विस. पे अटेंशन. सी, देयर इज अ फैक्ट्री. क्या होता है? देयर इज अ फैक्ट्री एंड देयर इज अ कस्टमर. तो आप है ना गुड्स फैक्ट्री से लेके जा रहे हो. सो द गुड्स, लिसन ना. कौन है रे, कौन है? ये बादल ही हो सकता है. I label it is a factory. अब मैंने लेबल कर दिया. धुआं निकालेंगे. अभी ना अपन GST पे आ जाएंगे. चलो तू चुप बैठ. सुनो. हाँ, फैक्ट्री. फैक्ट्री से there is a customer and there is a GTA. Now what happens? Pay attention. Stop talking. I have to realize one thing. GTA is the supplier. ये फंडा क्लियर है.
मैम अभी एक कंसाइनर है और कंसाइनी है, इसमें से कौन है रेसिपिएंट? हाँ, so the person who will pay the freight is treated as the recipient. So first identify the recipient, very important. GT is the service provider. हाँ, now pay attention. GT is the service provider, recipient कौन? क्योंकि एक कंसाइनर भी होता है और एक कंसाइनी भी होता है. So जो फ्रेट पे करेगा वो बनेगा आपका रेसिपिएंट. नाउ अगर ये रेसिपिएंट एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो जीटीए सर्विसेज कम अंडर आरसीएम. स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में हो सकता है एक फैक्ट्री, एक सोसाइटी, एक फर्म, एक एलएलपी, एओपी, ना बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दिया मैंने, सोसाइटी पहले बोल दिया. तो फैक्ट्री, सोसाइटी, एओपी, एलएलपी, फर्म. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप इनमें से कुछ भी हो, फिर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आप बन जाओगे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. And your GTA is paying services, paying GST at 5%, and you are a specified recipient, then this is covered under RCM. Ma'am, you didn't talk about individual and HUF. Individual and HUF अगर registered है तो ही specified person बनेंगे. यही इंडिविजुअल और HUF अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये सर्विस एक्चुअली एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है. तो द क्वेश्चन ऑफ आरसीएम डज नॉट अराइज. नाउ पे अटेंशन. इफ जीटीए इज पेइंग टैक्स एट 12%, it is always FCM. If GTA is paying tax at 5%, now if there is a specified recipient is factory, society, firm, LLP, AOP, cooperative society, any body corporate. Any body corporate is nothing different but a company. That's it. A body corporate is nothing but a company. You are registered. You may be registered, you may not be registered. तुमको RCM आ जाएगा. लेकिन तुम एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो बचा कौन? इंडिविजुअल और HUF. बाकी सब तो ऊपर कवर हो गए. तुम इंडिविजुअल और HUF और तुम रजिस्टर्ड हो तब तुमको आरसीएम में आएगा, बट तुम अनरजिस्टर्ड हो. जैसे चमेली इज अ सैलरीड पर्सन, शी इज शिफ्टिंग फ्रॉम पूना टू बैंगलोर, शी कॉल्स अ जीटीए सर्विसेज. यार उसको आरसीएम में टैक्स नहीं पे करना, उसके लिए तो ये एग्जम्प्ट है. सो बट if Mota Bhai calls the GTA and Mota Bhai is registered, he is doing business and he is calling the GTA for his work, delivering goods to a customer, then if Mota Bhai is registered, it is getting covered under RCM. But if that individual, like Chameli's example, she is not registered in GTA, then this service is exempt from tax. तो जीटीए वाली सर्विस देखो थोड़ी ऐसे, मैंने तुमको पहले ही बोला, यू हैव टू प्लान योर 2 days बिफोर द एग्जाम टुडे इटसेल्फ. इफ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर गोइंग टू सिंपली फेल. Fail means not fail in the exam, but fail to perform well and fail in your target. Please understand, you know today that I have 2 days. You have to plan while you're doing your second revision or whatever it may be, first revision, second, third, जो भी आपका revision का number होगा, I don't know. Whatever it is, decide out of this what am I going to study on that day. I will need half an hour for RCM. Note it down. Then I will need half an hour. ये RCM तो करके, हाँ composition scheme इतने अच्छे से हो गया है, मैं एक दिन पहले नहीं पढ़ के जाऊंगा. Yeah, I will just glance. I'll just keep 10 minutes for some things you have to do it so well in your revision too that you need not do it 1 or 2 days before your exam. समझ में आ रहा है क्या आपको? ऐसे आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है. यू हैव टू प्लान. इतनी मेहनत करके वो आखिरी के 2 दिन अच्छे से प्लान नहीं किए तो कितना फिर ये हो जाएगा कि तुमको आरसीएम पता था, देख के जाना इंपॉर्टेंट है, नहीं देखेगा तो कैसा चलेगा. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू डिसाइड दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड दिस इज द चैप्टर. जो भूलने के चांसेस होते हैं, बहुत कंडीशन है, ये पढ़ के जाना पड़ेगा. ऐसा प्लानिंग तुमको आज से ही करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? चलो नाउ लिसन. इफ जीटीए प्रोवाइड सर्विसेज टू CG, SG, LA, UT, किसको सर्विसेज देती है? ओ गॉड, हाँ. एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर TDS पर्पस इन GST वॉट एवर, दिस इज अ एग्जाम सर्विस. हाँ हो का क्या? मैं हॉट कॉफी फॉर मी.
रेडबुल भी चलेगा। ओके लिसन, जीटीए सर्विसेज तुमको समझ में आ गया क्या? ओके Okay, some agency services. I have tried to club agency services together so it becomes easy to remember. Of course यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में नहीं है, पर थोड़ा डिटेलिंग में फिर मैं रेगुलर नोट से पढ़ के आपको बताती हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट पहला कौन सा सर्विस था? GTA. You know you can try and club. Just like GTA there is renting of motor vehicle. Just like GTA there is renting of motor vehicles. Okay, now सुनो. Some agency services getting covered under RCM. Now some of the agency services which are getting covered under RCM, ये overall एक देख लेते हैं. ये overall देखने के बाद अपन डिटेल में देख के लेंगे, ठीक है? हाँ. So now let us understand. इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज. कौन सी सर्विसेज है? इंश्योरेंस एजेंट. स्टार्ट राइटिंग, डोंट कीप लुकिंग एट इट स्टेयरिंग. स्टार्ट राइटिंग. सिर्फ एजेंसी सर्विसेज को लिस्ट तो लिखने की है, लिखो चलो. यस, थैंक यू पीयूष. तुम यहाँ से कुछ कमेंट्स मत पास करो, तुम जल्दी लिखने का काम करो. सुनो, अभी रेडी है क्या तुम लोग लिखने के लिए? हाँ. नाउ पे अटेंशन. ये क्यों नहीं डाल रहे पीडीएफ? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इनका. हेमंत, ती पीडीएफ फाईल शेअर केली आहे, ती यूट्यूबवरची टाका ना लिंकवर. हां हां, बघा टाकली नाही अजून. मुलं विचारतात मला सारखी, प्लीज टाका ती यूट्यूबवर. हां, चाल. ओके. नाउ पे अटेंशन, लिसन. बेटा, सम एजेंसी सर्विसेज दैट आर कवर्ड इन RCM. Now what you have to remember here, insurance agent and insurance company is the recipient, you will have to pay it under RCM. Recovery agent, कौन है यहाँ पे? Recovery agent. रिकवरी एजेंट एंड बैंक्स को वो सर्विस देते हैं. उनका लोन अगर बैड डेट NPA हो रहा है तो वो उनको रिकवर करने में हेल्प करेंगे. दे विल प्रोवाइड सर्विसेज टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFCs. नाउ DSA is a direct selling agent. It helps banks in selling its loan. ये बैंक में क्या हेल्प करने के मदद करता है? लोन. तो ये बैंक्स के लोन्स वगैरह सेल करने में हेल्प करता है. ये भी एजेंट ही है. तो आपको बोलेगा आपको लोन चाहिए कि आपकी फाइल मुझे दे दो, मैं 2-3 बैंक्स में देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत होता है. तो नॉर्मल पर्सन बोलता नहीं यार, एजेंट के थ्रू ही करवाएंगे. एंड दीज आर ऑफिशियल ऑथोराइज्ड अपॉइंटेड एजेंट्स ऑफ द बैंक. It's easy to remember anything when you club it up together. Just like GTA services, there's motor renting. These are all agency services. तो आपने ऐसे उसको क्लब करके वो 16 सर्विसेज को याद रखना पड़ेगा. I'll have one and I need hot. It's there, but I need something hot for the throat. Okay, now listen. इंश्योरेंस एजेंट हो गया क्या? हाँ. रिकवरी एजेंट हो गया. DSA is a supplier
प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज। अच्छा, ये आईसीआई को पसंद काइंड ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर। ओके, बिजनेस फैसिलिटेटर, सुनो ना, बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, they can't reach rural areas, banks cannot reach where beta, rural areas and all, they appoint agents, you know, ATM on wheels, yeah, open bank account, they take these vans and they go into rural areas and all. So you have a business facilitator, and banks also have two types of agents. एक agent होता है business facilitator, दूसरा agent होता है business correspondent। बोलो तो जरा, एक agent होता है business facilitator, दूसरा होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इज दैट ओके? तो एक बिजनेस फैसिलिटेटर, एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट थोड़ा बड़ा एजेंट होता है, आरबीआई ने उसको ज्यादा पावर्स दिए, इट्स लाइक अ मिनी बैंक। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक आरसीएम में कवर नहीं होता है, वो खुद एक बड़ा एजेंट बैंक के जैसा है। बट बिजनेस फैसिलिटेटर इज स्मॉलर एंड बैंक इज द रेसिपिएंट, तो इन दिस केस आरसीएम इज एप्लीकेबल। सो बिजनेस फैसिलिटेटर और बैंक के बीच में, और एंड आई ऑलवेज टेल यू वन हिंट, moment in the question you get confused, who is the supplier, who is the recipient, see who receives the money. I have taught you this, who receives the money. यार जिसको पैसे आया उसने कुछ तो सर्विस दिया इसलिए पैसा आया, वो सप्लायर है। So whoever receives the money is either the supplier of G or supplier of services. Business correspondent प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक, ये भी एजेंट है, लेकिन ये छोटा मोटा एजेंट नहीं है, बड़ा एजेंट है। आरबीआई ने इसको ज्यादा पावर्स दिए। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बैंक के बीच वाली सर्विसेज आरसीएम में कवर नहीं होती, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर और बैंक के बीच वाली सर्विस आरसीएम में कवर होती है। एक बार एक आरटीपी था जहां पे ये डिफरेंस था, एक बार बिजनेस फैसिलिटेटर भी दिया था और करस्पॉन्डेंट भी दिया था। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और बैंक के बीच वाली सर्विस आरसीएम में कवर होगी, लेकिन बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बैंक वाली सर्विस आरसीएम में कवर नहीं होगी। एजेंट, अब सुनना, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इतना बड़ा है कि उसने अपने एजेंट्स अपॉइंट कर लिए। ओहो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को इतनी ज्यादा अथॉरिटी दे रखी है कि उसने भी क्या कर दिया, एजेंट्स अपॉइंट कर दिए। एजेंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के बीच वाली सर्विस आरसीएम में कवर होती है, इसलिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल पे जीएसटी अंडर आरसीएम। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Similarly, supplier other than a body corporate is providing security personnel, तो मतलब सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन काइंड ऑफ अ सर्विसेज आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि यार आप सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर दो यहाँ पे। जैसे प्रेस्टीज पॉइंट के भी जो सिक्योरिटी गार्ड है, इट्स एजेंसी जिसको ये काम दिया जाता है। सो जो सप्लायर है वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर अदर, इन्वेस्टिगेशन नहीं या डिटेक्टिव एजेंसी नहीं, डॉग स्निफर्स नहीं, डॉग्स आर ऑल्सो यूज बाय पुलिस इन लॉट ऑफ केस सॉल्विंग एंड ऑल, वो एजेंसीज नहीं। मेनी एजेंसीज आर इन टू द सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग डॉग्स, they train dogs, there is proper police training that happens to the dogs, they given training and then these agencies give the police ये dogs on rent। ये वाली एजेंसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल, पर्सनल म्हणजे पर्सन, सिर्फ पर्सन्स की बात हो रही है। रेसिपिएंट ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, तो ये सर्विस कवर होगी आरसीएम में। बेटा ये हमने क्या कवर करी, 6 एजेंसी रिलेटेड काइंड ऑफ सर्विसेज। 6 कौन सी है? एजेंसी काइंड ऑफ सर्विसेज। और एक अभी सर्विस कवर कौन सी हो गई? जीटीए। जस्ट लाइक जीटीए देयर इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जस्ट लाइक जीटीए देयर इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेगुलर क्लास नोट से निकालेंगे और वहां से पढ़ के देखेंगे। अभी चार्ज ऑफ जीएसटी, ओ माय गॉड, okay, pay attention. Chalo guys, I'll read from the regular thing a little bit about RCM. Shh, no talking. Ready everybody?
Yes, come on, sit straight, spine cord straight. तो फिर after this then we'll take again, if you want RCM के बाद we'll take a shorter break, not like the earlier break, एक 5 minutes का, and then I'll continue. Shh, be quiet, pay attention. बेटा आफ्टर GTA सर्विसेज इन द नोट्स वी हैव लीगल सर्विसेज. एंड में उसको क्लब करेंगे, रिलेटेड सेम वाली रिलेटेड सर्विसेज को समझ के लेंगे. नाउ ध्यान देना, लीगल सर्विसेज में ये देखो, दिस काइंड ऑफ थिंग ऑलवेज हेल्प्स. लीगल सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जा रही है? बीई माने बिजनेस एंटिटी. ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट लास्ट ईयर एक्सीड, थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है, इट एक्सीड्स the threshold limit. I am providing legal service. Advocates always had a very soft corner. Government always had. All the finance ministers till now were advocates. Very rarely, जैसे पीयूष गोयल जी या निर्मला सीतारामन, they come a slightly different. Otherwise, most of the finance ministers are advocates. Now, yes, so you have to understand. सर्विस टैक्स भी इंप्लीमेंट करते वक्त एडवोकेट्स पे लगाया नहीं गया था. बहुत सालों तक एडवोकेट्स को सर्विस टैक्स से एग्जाम कर दिया. अब उनको बोल दिया चिंता मत करो, आरसीएम में डाल देंगे. किस में डाल देंगे? आरसीएम में. मतलब द बर्डन इज नॉट ऑन एडवोकेट्स, एडवोकेट इज द सप्लायर. बट वेरी इंपॉर्टेंट, एडवोकेट शुड प्रोवाइड लीगल सर्विसेज. एडवोकेट अगर उसके पास 2 घर ऑफिस है और वो रेंट पे दे रहा है, बेटा वो रेंटिंग वाली सर्विसेज वो आरसीएम में नहीं आएगी. लेकिन इफ एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, सो आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आरसीएम में आता है या नहीं, सिर्फ आप सर्विस लर्न करके नहीं जा सकते. लीगल सर्विस आरसीएम, लीगल सर्विस आरसीएम, ऐसा नहीं होता है. GTA services RCM, no, it has conditions. There are conditions on who the supplier is, there is a condition on service, and there is a condition on recipient. Come on, there is a condition on supplier, on the services, and बिल्कुल थकना नहीं है, रुकना नहीं है. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क. Keep that for 26 September when Swapnil is going to take a lecture on what? EIS. Keep it for that day. Huh? Now understand. आगे सुनेंगे. लीगल सर्विसेज में आपको क्या समझना है? लीगल सर्विसेज ऐसे बिजनेस एंटिटी को दी है जिसका टर्नओवर डज नॉट, आई थिंक यू हैव दिस रिटन राइट. यस, सो लीगल सर्विसेज जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, इट इज एग्जम्प्ट सर्विसेज. ये सर्विसेज पे जीएसटी लगता ही नहीं है. इफ द कोर्ट्स आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू a non-business entity like चमेली, business entity का मतलब कंपनी नहीं होता. Business entity can be individual, can be a firm, can be any person who is doing business, any entity doing business. But if I give this legal services to Chameli for her personal matters, then we don't want to tax it, it is exempt. We want to cover only business related consultancy. That is why we have come up with a term called as business entity. Non-business entity को हम ये टैक्स करना नहीं चाह रहे. Non-business entity को हम ये टैक्स करना नहीं चाह रहे. If you are a non-business entity, it is exempt. If legal services are provided by advocates to CG, SG, LAUT, central government, state government, local authority, union territory, it is exempt. You must remember that this service is same. Legal services इसमें 2 सप्लायर हो सकते हैं. एक एडवोकेट हो सकता है, फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो सकते हैं, सीनियर एडवोकेट्स हो सकते हैं. सिमिलरली देयर कैन बी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज नॉट कोर्ट because court services are not supplied. Court services come in schedule 3. Court services come in schedule 3. बेटा कोर्ट का सर्विसेज किधर आता है? शेड्यूल 3 में आता है. कोर्ट का सर्विसेज शेड्यूल 3 में आता है. कोर्ट की सर्विसेज शेड्यूल 3 में आती है, मतलब हमने सीखा हुआ है. देयर इज अ शॉर्ट फॉर्म दैट वी से ईसीजी ठीक नहीं, ईसीजी ठीक नहीं तो फ्यूनरल, मरने के बाद प्रॉपर्टी और लॉटरी का क्या करोगे? सो दैट काइंड वी नो कोर्ट सर्विसेज ये सप्लाई नहीं होता. शेड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज दी गई है जिनको सप्लाई माना नहीं जाता. शेड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज दी गई है जिनको सप्लाई माना नहीं जाता. एब्सोल्युटली. नाउ सो लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल
एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज नॉट अ कोर्ट, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज अ प्राइवेट एंटिटी। जैसे दो दोस्तों ने डिसाइड कर लिया कि हम पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्टार्ट करेंगे और अपन उधर किसी एक ऐसे पर्सन को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मानेंगे, आर्बिट्रेटर, सो बेसिकली वील से दिस पर्सन इज आर आर्बिट्रेटर। अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है कोर्ट वगैरह के 10-10 साल लग जाते हैं बेटा, तो अपन बोलते कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपन इस पर्सन के पास जाएंगे, हम दोनों इसको मानते ही इसने जो डिसीजन दे दिया हम मान लेंगे। तो मेनी प्लेसेस दे डिसाइड अ आर्बिट्रेटर, दिस इज अ प्राइवेट person, this is a taxable service and this gets covered under RCM. It is same like legal services, same. तो either आप arbitral tribunal हो या आप advocate हो, आपके लिए ये दोनों सर्विसेज यहाँ पे कंबाइन हो गई, ये सेम है, ठीक है, ये दोनों सर्विसेज कंबाइन हो गए। मैं आपको सीधे से बताती हूँ, जीटीए में दो एक कंबाइन करते हैं, एक होता है सॉरी आरसीएम में 16 में से अपन कंबाइन करेंगे। देखो एक होता है जीटीए सर्विसेज और एक होता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये दो एक साथ हैं। फिर आती है एजेंसी सर्विसेज, ओके, फिर आती है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला इधर एडवोकेट हो सकता है या लीगल सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हो सकता है। इज दैट ओके? यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, देयर इज अ सर्विस लिस्ट, दिस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आई हैव टोल्ड यू, सेम। Sponsorship services, now all RCM wali services are important. Now it's a very simple thing in sponsorship services. Here understand, Jio is going to sponsor the film fair. Jio is going to sponsor the film fair. When Jio is going to sponsor the film fair, Jio is giving money. जियो पैसे दे रहा है, फिल्म फेयर को पैसे मिल रहे, फिल्म फेयर को पैसे मिल रहे, तो फिल्म फेयर इज द सप्लायर एंड जियो इज द रेसिपिएंट, एंड जियो इज द रेसिपिएंट। फिल्म फेयर हर जगह जियो का एडवर्टीजमेंट करने वाला है। जब ये फिल्म फेयर टेलीकास्ट किया जाएगा, टीवी पे दिखाया जाएगा, दैट टाइम कौन करने वाला है? ये जियो का एडवर्टीजमेंट होने वाला है। तो ये सर्विस कौन दे रहा है? फिल्म फेयर। तो फिल्म फेयर क्या है? सप्लायर। तो बेटा फिल्म फेयर इज द सप्लायर एंड जियो इज द रेसिपिएंट। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर कवर्ड अंडर आरसीएम प्रोवाइडेड द रेसिपिएंट इज अ बॉडी, कॉर्पोरेट और फर्म। एंड व्हेन आई से फर्म आई ऑल्सो मीन एलएलपी, एंड व्हेन आई से फर्म आई ऑल्सो मीन LLP. So body sponsorship services is covered under RCM provided the recipient is a body, corporate or LLP or firm. Do you understand this? Yes. So Jio will be liable to pay GST under RCM. आगे. Now here is a simple thing like body corporate नहीं होगा ना, individual recipient होगा, हाँ, तो आरसीएम नहीं आएगा। आरसीएम इधर तभी आएगा जब जियो स्पॉन्सर कर रहा है। अगर मिस्टर एक्स जाके कोई ऐसा ही लोकल या ऐसा ही कोई डांस कंपटीशन स्पॉन्सर कर रहा है, मिस्टर एक्स इज गिविंग मनी, ही सेज मेरा एडवर्टीजमेंट करना, रेसिपिएंट इंडिविजुअल है, तब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आरसीएम में कवर्ड नहीं है। जब आरसीएम में कवर्ड नहीं होती तो इट कम्स टू अ डिफॉल्ट थिंग विच इज एफसीएम। एफसीएम हमेशा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हो गई क्या? गवर्नमेंट सर्विसेज, ओके, बेस्ट। लिसन, पे अटेंशन। गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज को टैक्स करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज को टैक्स करना जरूरी क्यों है? गवर्नमेंट का एयरलाइंस, गवर्नमेंट वाज फॉर सो मेनी इयर्स इनटू व्हाट सर्विस? Airline service. Government is giving railway services, transportation. Government is giving courier services, Department of Post. जब गवर्नमेंट ये जीएसटी या जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स लेवी कर रही थी, सारे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के पास गए। सारे प्राइवेट सेक्टर कहाँ गए? गवर्नमेंट के पास गए। गवर्नमेंट के पास जाने के बाद उन्होंने बोला यार आप ही लॉ मेकर्स हो, आप तो आपकी सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर दोगे तो लोग तो आपके पास आएंगे, आपकी सर्विस पे टैक्स नहीं होगा, हमारी सर्विसेज पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो टू हैव अ फेयर एंड अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट सेड अग्रीड द सर्विसेज विच ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर आर प्रोवाइडिंग, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड दो सर्विसेज एट एंड वी विल हैव द सेम रूल्स। हम उन सर्विसेज को भी टैक्स कर देंगे। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से अगर आप कुरियर सर्विसेज देते हो, इंडियन रेलवेज की कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंडियन एयरलाइंस की
ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विसेज। पहले अगर आप इंडियन एयरलाइंस को एग्जाम कर दोगे तो सब लोग पहले उसी का टिकट प्रेफर करेंगे। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट सेड नो विल नॉट डू दैट। सो सम सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट को टैक्सेबल करना जरूरी हो गया। जब गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया तो उसको आरसीएम में भी लेके आए। अब इसमें आपको जानने की 2-3 चीजें जो जनरली आपको ध्यान से सुनना है। यू जस्ट इमेजिन दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गवर्नमेंट सर्विसेज आर कवर्ड अंडर आरसीएम। क्या इमेजिन करने का, गवर्नमेंट सर्विसेज आर कवर्ड अंडर आरसीएम। ऐसा मैंने जनरल रूल बना दिया तो कितना केओस हो जाएगा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाती हूँ, आई एम अ सैलरीड पर्सन। किधर जा रही हूँ मैं? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मैं कुरियर करने जा रही हूँ, गवर्नमेंट की सर्विस है आरसीएम। ऐसे अरे बाप रे क्या है मेरे ऊपर लाइबिलिटी, आई विल हैव टू रजिस्टर इन जीएसटी, आई विल हैव टू पे। नको बाबा, कुरियर नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। So all services of government can't be put under RCM. Generally government services are covered under RCM. मैम और क्या सर्विसेज गवर्नमेंट देता है? जैसे गवर्नमेंट ने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर दिया, गवर्नमेंट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो गवर्नमेंट रेंट पे देती है। आप गवर्नमेंट से इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी कहीं रेंट पे लेते हो, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, और भी बहुत सर्विसेज गवर्नमेंट देती है। सो गवर्नमेंट जब बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है एंड बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर लास्ट ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो गया, ये सर्विस टैक्सेबल हो गया एंड इट विल गेट कवर्ड अंडर आरसीएम। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, इट इज exempt. And when government is providing some services like Department of Post, transportation of goods, transportation of passengers or services relating to vessel and aircraft, ये 3 A, B and C ये हमेशा टैक्सेबल होंगे और ये हमेशा FCM में आएंगे। तुम रेलवेज में जाते हो तो तुम गवर्नमेंट का रेलवेज का टिकट बुक करते हो, एसी क्लास, फर्स्ट क्लास एसी टिकट अगर आप बुक करते हो, गवर्नमेंट पैसेंजर को बोलोगे यार तुम पे कर दो, आरसीएम में बोलोगे क्या कटकट है यार, कौन करेगा ये? Nobody will do it. So then that is why though we say government की services are under RCM, true, but except services of Department of Post, except services of transportation of goods, transportation of passengers and services relating to vessel and aircraft, ये जो 3 services है ये हमेशा taxable होंगी and they will be taxable under FCM. ये कभी भी exempt नहीं होंगी, ये taxable होंगी। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम्पशन के चैप्टर में जाके देखना, पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सर्विसेज देता है उसमें से कुछ एग्जाम्प्ट होती है, कुछ टैक्सेबल होती है, और जो टैक्सेबल है इट विल ऑलवेज कम अंडर एफसीएम। गवर्नमेंट इन 3 सर्विसेज को छोड़ के अगर बाकी की सर्विसेज दे रहा है वो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो गया, देन इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम। लेकिन गवर्नमेंट ये सर्विसेज ऐसे बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट माने 20, 40, 10 वो क्रॉस नहीं किया, देन इट विल बी exempt. Services covered in point A, B and C, no RCM, always FCM. गवर्नमेंट की ये वाली सर्विसेज है ना, रेंटिंग वाली, ये हिडन एडजस्टमेंट के फॉर्म में आती है क्वेश्चन में। ये वाली सर्विस गवर्नमेंट की हिडन एडजस्टमेंट आती है और आपको पता भी नहीं चलता ये आरसीएम वाली एडजस्टमेंट दी है उन्होंने। They will tell you what CGSG, UTLA, this is a supplier, they are renting immovable property. Beta, they are renting immovable property to any registered person. This comes under RCM. मैं आपको आज एग्जाम्पल दे रही हूँ, मोटा भाई, he is selling goods, he is purchasing goods. Then I told you he took legal services. Then I can tell you he took a shop on rent from government and is paying rent. That rent will get covered under RCM. Legal services RCM, rent paid to government CGSG, UTLA is going to be covered under RCM. So ये एक hidden adjustment में आने वाला चांस होता है इस एडजस्टमेंट के लिए। इस एडजस्टमेंट को कैसा आता है? हिडन एडजस्टमेंट में आता है। यस मैम, अगर ये वैल्यू ऑफ सर्विसेज लेस देन 5000 इट वोंट बी एग्जाम्प्ट। मयंक, ये 3 सर्विसेज को 5000 से कम हो या ज्यादा हो, A, B and C, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, transportation of G, transportation of passengers and services relating to vessel and aircraft, it is going to be taxable always even if it is above 5000. ये लिखा क्या तुम लोगों ने? गवर्नमेंट की कितनी सर्विसेज है? 2, प्रोवाइडिंग टू बिजनेस एंटिटी अबाउ थ्रेशोल्ड लिमिट टैक्सेबल आरसीएम,
providing to business entity whose turnover is less than threshold limit, exempt. गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग रेंटिंग सर्विसेज, बट जो रेसिपिएंट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आरसीएम लगेगा. ये वाली जो 2-3 सर्विसेज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. सप्लायर जो है डेवलपमेंट राइट्स दे रहा है किसी बिल्डर और प्रमोटर को, डेवलपमेंट, प्लॉट डेवलपमेंट का वगैरह मैंने ये आपको समझाया था. तो सप्लायर जो है इज गिविंग डेवलपमेंट राइट्स, दीज डेवलपमेंट राइट्स गेट कवर्ड अंडर आरसीएम. बिल्डर को ये डेवलपमेंट राइट्स मिल रही है, ही इज द रेसिपिएंट, बिल्डर विल गेट कवर्ड अंडर आरसीएम, बिल्डर विल गेट कवर्ड अंडर आरसीएम. इज दैट क्लियर? Similarly, long lease. So any supplier who's giving on long lease an industrial plot on a long lease, then the recipient will be liable to pay GST under RCM. Recipient will be liable to pay GST under RCM. Is that clear? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे सुन के लेना, ध्यान से सुनना. ये एग्जाम्पल 1 and 2 आप पढ़िए, फिर मैं आपको पूछती हूँ. ध्यान से एग्जाम्पल 1 and 2 आप रीड कीजिए प्लीज. पढ़ लिया क्या आपने? देखो मैम, अगर डायरेक्टर इज वर्किंग एज ए एम्प्लॉई, यू नो, एज ए एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, then whatever salary he gets, it whatever remuneration he gets, it comes under salary. And ये जो salary है इस पे इवन TDS कट होते वक्त पता है क्या कैसे होता है? अंडर सेक्शन 192 it gets deducted under 192. मैम ये जो सैलरी मिलती है इस पे GST लगता ही नहीं है, बिकॉज मेरा जो शेड्यूल 3 है, ध्यान से सुनना, शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट ऐसी एक्टिविटीज जिनको सप्लाई माना नहीं जाता. मेरे हिसाब से शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज आ रही है उसको सप्लाई माना नहीं जाता. शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज आती है उसका शॉर्ट फॉर्म जो मेमोरी टेक्निक है ECG, E फॉर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, C फॉर कोर्ट्स, G फॉर गवर्नमेंट. ECG ठीक नहीं तो फ्यूनरल, मरने के बाद प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा. और लॉटरी का क्या करो? लॉटरी पे लगेगा, बचे हुए एक्शनेबल क्लेम पे नहीं लगेगा. तो मैम एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कम्स अंडर शेड्यूल 3. वट एवर कम्स इन शेड्यूल 3 इज नॉट अ सप्लाई, उस पर GST नहीं लगेगा. लेकिन अगर जो डायरेक्टर है वो कंपनी में काम करना, आई कैन बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आई एज ए CA कैन ऑल्सो वर्क एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक्स. Nowadays, cooperative banks prefer having one CA on their board of directors. So, if I become a director of some cooperative bank, I'm not the employee of that bank. I'm an executive director. So, whatever remuneration I get will get covered under 194J. It's a professional service. It's not salary. Now, this is liable for GST. Salary is excluded from GST. Salary is excluded from GST. सैलरी पे GST नहीं लगता, वो शेड्यूल 3 में आता है. मैम इसके ऊपर GST आता है, इसके ऊपर GST आता है और वो RCM में कवर होता है. सो बॉडी कॉर्पोरेट अगर कंपनी हो, कंपनी और उसके डायरेक्टर के बीच में जो रेम्यूनरेशन है वो 194J वाला रेम्यूनरेशन है. प्रोफेशनल सर 194J क्या है मैम? वो TDS का सेक्शन है, प्रोफेशनल सर्विसेज. तो इफ द डायरेक्टर एंड द कंपनी के बीच में employee relationship नहीं, it is liable for GST and it is liable for GST and it will get covered under RCM. And it will get covered under RCM. Again, this is a easy one. It is commonly asked. It is easy to remember. RCM पे questions आते हैं. आगे है agency services, insurance agent and company. Correct? Yes. उसके बाद ये बहुत क्लियरली बोला है, कंपनी इज लायबल फॉर GST टू पे GST. एजेंट्स वैसा ही, रिकवरी एजेंट्स एंड बैंक्स, रेसिपिएंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs. बरोबर? डू यू अंडरस्टैंड दैट? एक सेकेंड ना. So also let us understand
और कौन से एजेंट्स है, विच अदर एजेंट्स आर वी हैविंग, हाँ दिस इज अगेन ऑथर वाला सर्विसेज है. रिकवरी एजेंट वाला सर्विस वी हैव कवर्ड द सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट. ओके, ऑथर के केस में अभी 2 चेंजेस है, सुन के लेना. देयर इज म्यूजिक कॉम्पोज, ये जो क्रिएटिव लोग हैं, ओके, म्यूजिक कॉम्पोजर, म्यूजिक कॉम्पोज करके अपना म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं, कंपनी इसको प्रोड्यूसर को देते. सो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द म्यूजिक प्रोड्यूसर. कोई एल्बम प्रोड्यूस कर रहा है या पिक्चर का जो प्रोड्यूसर होता है. मैंने AR रहमान ने म्यूजिक बना के किसी मूवी के लिए दे दिया. नाउ हियर AR रहमान को बोला जाता है आप सिर्फ काम पे फोकस करो, डोंट गेट इनटू दिस RCM, डोंट गेट इनटू दिस GST. GST वुड बी कवर्ड अंडर RCM. GST would be covered under RCM. AR Rahman is providing the service and the producer is receiving the services. The producer is liable to pay GST under RCM. The producer is liable to pay GST under RCM. But there is a change, ध्यान से सुन के लेना, between author. So AR Rahman वाला तो ठीक है, 9A is very important, this is very important. Now pay attention, 2 situations है. किधर गया? हाँ, बिटवीन अ ऑथर एंड अ पब्लिशर सर्विसेज कौन दे रहा है? चलो जल्दी बोलो, बिटवीन अ ऑथर एंड अ पब्लिशर सर्विसेज कौन दे रहा है? ऑथर इज गिविंग द सर्विसेज. वो किसको सर्विसेज दे रहा है? पब्लिशर को. पब्लिशर को बोलते हैं ये लो मेरा कंटेंट, यू कैन पब्लिश इट. ओके, ऑथर विल गेट मनी फॉर हिज कंटेंट. ऑथर के पास ऑप्शन होता है, ऑथर इज अ सप्लायर, वो डिक्लेरेशन दे के खुद FCM में भी आ सकता है. He can give a declaration and come under FCM. उसने अगर डिक्लेरेशन दे दिया तो FCM अप्लाई होगा. उसने अगर डिक्लेरेशन दिया कि मैं ही टैक्स पे करूंगा, एक सेकंड, एक ही सेकंड, लिसन नाउ. ओके, नाउ मैम चेतन भगत ने कोई बुक लिख के पब्लिशर को दे दी. चेतन भगत अगर डिक्लेरेशन देता है कि आई विल गेट कवर्ड अंडर FCM, देन ही विल पे द टैक्स. इफ ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स अंडर FCM, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो अंडर RCM ऑन द पब्लिशर. मैम ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पहले चेतन भगत वॉज कंप्लीटली ऑलवेज गेटिंग कवर्ड अंडर RCM. अमेंडमेंट के बाद चेतन भगत को ऑप्शन दिया है कि तुम चाहे तो तुम्हारा टैक्स FCM में पे कर सकते हो. जनरली जो पब्लिशर होता है ना, वो बोलता है यार मेरे को RCM में मत फंसाओ, मैं बुक्स बेच रहा हूं, बुक्स पे GST नहीं लगता, मेरे को उस RCM की वजह से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. तो ही एंड चेतन भगत कैन डिसाइड यार तू ही रजिस्ट्रेशन ले ले, मेरे को नहीं चाहिए. तो इसलिए बुक्स ऑथर और पब्लिशर के बीच में हमने छोड़ दिया कि तुम डिसाइड कर लो. चेतन भगत बोलता है हाँ आई विल पे इट अंडर FCM, देन ही विल पे. इफ ही सेज नो, देन पब्लिशर विल हैव टू पे. मैम ये GST बुक्स पे नहीं चल रहा है, ये GST जो चेतन भगत कंटेंट लिख के दे रहा है और पब्लिशर उसको 2 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है, उस 10 करोड़ की बात हो रही है. जो पब्लिशर बुक्स बेच के पैसे कमाएगा उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि बुक्स पे GST लगता ही नहीं है. बात हो रही है बिटवीन चेतन भगत एंड पब्लिशर. चेतन भगत कंटेंट लिख के दे रहा है, पब्लिशर उसको पैसे दे रहा है. इस पैसे की बात हो रही है. इस पे टैक्स सप्लायर माने चेतन भगत पे करेगा या रेसिपिएंट माने पब्लिशर पे करेगा? झेपता है क्या? RBI बैंक वाला, RBI हैज अपॉइंटेड और ओवरसीइंग कमेटी. वेरी सिंपल, RBI की कौन सी कमेटी है? ओवरसीइंग कमेटी. ओवरसीइंग कमेटी का काम क्या है? कीप अ वॉच ऑन द लोन्स, जो NPA होने के चांसेस है. इस सर्विसेज पे RBI विल पे टैक्स अंडर RCM. RBI विल पे टैक्स अंडर RCM. डू यू अंडरस्टैंड? RBI विल पे टैक्स अंडर RCM. करेक्ट. नेक्स्ट, DSA सर्विस आई हैव कवर्ड, बट प्लीज अंडरस्टैंड द DSA जो है इज अ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और LLP. ये जो चीजें होती है ना, कहाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, कहाँ LLP है, ये आपको एग्जाम के
2 दिन पहले या जो भी लास्ट रिवीजन होगा एग्जाम के पहले वाला, आपने इसके लिए ये डेडिकेटेड आरसीएम के लिए पक्का यू विल हैव टू डेडिकेट दैट टाइम. इज दैट ओके? यस. बिजनेस फैसिलिटेटर आई कवर्ड ना बेटा. मैं आपको एक और बताती हूँ. बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट, जब ये सर्विसेज रूरल एरिया में जाके देते हैं ना, इट इज एग्जाम. ये एग्जामिशन के चैप्टर में. व्हेन बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइड हेल्प बैंक्स, help insurance companies to sell their products in rural area, then it is a exempt. It is a exempt service. Okay? हाँ. And when they provide normal services, it is taxable and it is taxable under RCM. बरोबर? सिक्योरिटी पर्सनल हो गया. देखो ये एजेंसी सर्विसेज आ गई. हाँ, आखिरी वाला नहीं, 2 है अभी बस. हाँ, ये देखो. पर्सन रेंटिंग ऑफ, डोंट टॉक, renting of motor vehicle services. Renting of what services? Motor vehicle. Your renting of motor vehicle services, just like GTA services, they have 2 rates, 5% and 12%. 5% no ITC, limited ITC, and 12% with full ITC. If you are in 12%, it is always forward charge. But if you are in 5%, there are chances of RCM. Because why chances? Because supplier should be other than body corporate. हाँ, supplier, okay, supplier is other than body corporate, then it depends upon who the recipient is. Recipient body corporate है तो reverse charge. Supplier other than body corporate, लेकिन recipient body corporate. Yes, now supplier is a body corporate, then it is FCM. Okay, rather I'll tell you, focus on only when it is RCM, then know that the remaining cases it is FCM. ये आज अभी हम कितना भी पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, लेकिन आपको RCM के लिए half an hour dedicate करना पड़ेगा on 1 day before the exam. Last is this SEBI वाली services. I had given you this example that Harshad sir is having Reliance के shares. He says I am not interested in trading in Reliance. I don't want to do trading. I have bought it for long term investment. हर्षद सर के फ्रेंड बोलते हैं कि ठीक है आप ट्रेडिंग मत करो, मुझे तो लेंड कर दो आपके शेयर्स. आई ट्रेड इन शेयर्स. आप लेंड कर दो मुझे शेयर्स, आई डू ट्रेडिंग. तो आई बाय शेयर्स, आई सेल शेयर्स एंड आई गिव यू बैक योर 5000 शेयर्स. एंड उतना ही नहीं, हर्षद सर बोलते हैं मैं 5000 तो दे रहा हूँ, मुझे मेरे 5000 शेयर्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन तुमने प्रॉफिट कमाया तो उसका क्या. सो आई विल गिव यू, या ये लेंडिंग के लिए आई विल गिव यू सम कंसिडरेशन. जाने दो, ऐसे नहीं, प्रॉफिट नो को, लॉस हो गया तो क्या नो को बाबा, तू मेरे को नॉर्मल काइंड ऑफ रेंट दे दे. सम कंसिडरेशन यू गिव मी सो दैट आई कैन लेंड दीज शेयर्स. इज दिस डन ऑफिशियली? येस, सेबी अलाउज दिस. देयर इज अ स्कीम ऑफ सेबी. There is a scheme of SEBI which allows this, where I am lending my shares. जैसे हम पैसे लोन पे देते हैं, वैसे अभी शेयर्स लोन पे दे रहे हैं और मुझे पैसे मिलेंगे. इस पे जो टैक्स आएगा जीएसटी का, इट विल गेट कवर्ड अंडर RCM. इट विल गेट कवर्ड अंडर RCM. क्विकली नो, 1 मिनट, फटाफट. पहले motor vehicle, renting of motor vehicle and GTA. Then you will remember agency. Agency में बैंक वगैरह, RBI और क्या है वो, ओवरसीइंग कमिटी. ओके, गवर्नमेंट की 2 सर्विसेज, करेक्ट है, गवर्नमेंट की 2 सर्विसेज, MV एंड GTA सर्विसेज. उसके बाद यू विल रिमेंबर डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, दिस विल ऑल्सो कम अंडर RCM. उसके बाद लीगल सर्विसेज में 2, एडवोकेट्स एंड, यस, लीगल सर्विसेज में 2, कौन, एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रेटर सर्विसेज. उसके बाद हाँ, दोस्त क्रिएटिव पर्सन्स. क्रिएटिव पर्सन्स में 2 कैटेगरीज है. हम AR रहमान के केस में सिर्फ RCM आएगा. चेतन भगत के केस में RCM भी आएगा, FCM भी आएगा. इज दैट ओके? देन सेबी एंड स्पॉन्सरशिप, जियो वाला, करेक्ट, एंड स्पॉन्सरशिप, करेक्ट है.
So is this done, RCM and composition? Yes. Exact 5 to 6 minutes break.